नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिसेंट इंक्रीज इन द टैरिफ बाय यूएसए ऑन इट्स ट्रेडिंग पार्टनर्स अंडरमाइंस द इंस्टीट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि अलग अलग इंस्टीट्यूशंस अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे सेट किए गए हैं। तो अभी हाल ही में 2025 में जो यूएसए ने अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ अपने ट्रेडिंग कंट्रीज़ के साथ जो है जो टैरिफ को इंक्रीज़ किया है, उसकी वजह से यूएसए ने अपने टैरिफ को इंक्रीज़ किया है ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ। तो उसकी वजह से किस इंस्टीट्यूशनल की वैलिडिटी या फिर कह लीजिए उसकी इंपॉर्टेंस में कमी को देखा जा सकता है। डब्ल्यूटीओ यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जीएटीटी या फिर यूएनसीटीएडी या फिर सार्क, किस इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन की वैलिडिटी में कमी देखी जा सकती है, यानी कि उसकी इंपॉर्टेंस में कमी देखी जा सकती है। क्यों? क्योंकि भाई अलग अलग कंट्रीज जो है इस ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट होते हैं, और जब कोई कंट्री अपनी मनमर्जी से जो है उस रूल को तोड़ती है, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के वो पार्ट हैं उस रूल को नहीं फॉलो करती और अपनी मनमर्जी से किसी भी ट्रेडिंग पार्टनर के साथ टैरिफ को बढ़ा रही है, तो यानी कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन से जिससे वो जुड़े हैं उसको फॉलो नहीं कर रही हैं, यानी उसकी इंपॉर्टेंस को कम कर रही हैं। तो यूएसए जो अभी हाल ही में इंक्रीज कर रहा है 2025 में जो वो टैरिफ इंक्रीज कर रहा है अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ, तो ये किस इंस्टीट्यूशनल की वैलिडिटी को कम कर रहा है? तो यहाँ पर सबसे पहला है डब्ल्यूटीओ यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसको क्या कहते हैं? डब्ल्यूटीओ को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये ओनली ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ट्रेड बिटवीन नेशंस से रिलेटेड रूल्स को बनाती है और उसको जो है उससे डील करती है। क्लियर? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जहां पर डिफरेंट कंट्रीज जो हैं इसके मेंबर होते हैं, और ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ये डिफरेंट कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड होता है उसको लेकर जो है ये रूल्स बनाती है, डेवलप करती है, उसको मॉनिटर करती है, उनसे डील करती है। तो द गोल इज टू इंश्योर दैट ट्रेड फ्लोज एज स्मूथली, प्रिडिक्टिवली एंड फ्रीली एज पॉसिबल। तो डब्ल्यूटीओ का मेन मोटिव ये होता है कि ये कोशिश करती है कि जो डिफरेंट कंट्रीज के बीच में ट्रेड हो रहा है, व्यापार हो रहा है, वो स्मूथली हो, बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के हो, और जहां तक पॉसिबल हो सके फ्री में हो, कोई भी टैरिफ ना देना पड़े। क्लियर? लेकिन यूएसए क्या कर रही है? वहां पर टैरिफ लगा रही है। क्लियर? टैरिफ को इंक्रीज कर रही है। जो डब्ल्यूटीओ का ऑर्गेनाइजेशन है, हेडक्वार्टर है, ये जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, और डब्ल्यूटीओ जो है 1 जनवरी 1995 में इस्टेब्लिश हुई थी, और पहले गैट जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड था, उसको रिप्लेस करके डब्ल्यूटीओ जो है वो फॉर्म हुआ 1 जनवरी 1995 को। तो गैट जो है यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ये पहले था, ये भी टैरिफ और ट्रेड से ही रिलेटेड डील करती थी, लेकिन उसको हटाकर उसकी जगह पे डब्ल्यूटीओ जो है वो सेटअप किया गया 1 जनवरी 1995 को। तो ये जो गैट है और जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये दोनों ही टैरिफ और ट्रेड को लेकर ही बनाई गई थी। जो डिफरेंट कंट्रीज आपस में ट्रेड करती है तो वो स्मूथली ट्रेड कर सके, बिना किसी दिक्कत के ट्रेड कर सके, फ्रीली जहां तक पॉसिबल हो ट्रेड कर सके, कम से कम टैरिफ उनके ऊपर इम्पोज किया जाए डिफरेंट नेशन के बीच में। तो इसको लेकर रूल्स कौन बनाता था? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ही बनाती थी। क्लियर? और वहीं पर दूसरा जो इंस्टीट्यूशन है दैट इज यूएनसीटीएडी यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो इसको जो है 1964 में फॉर्म किया गया था, और इसका भी हेड ऑफिस कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही है। और ये जो है रिस्पॉन्सिबल है फॉर असिस्टिंग डेवलपिंग कंट्रीज, और खासकर लीस्ट डेवलप कंट्रीज, यानी कि जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं उनको ये जो है असिस्ट करती है, जिससे कि वो ग्लोबल इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट हो सके और उनको बेनिफिट मिल सके। वहीं पर सार्क है, सार्क SAARC यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पर 8 साउथ एशियन नेशन का ये जो है ग्रुप है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। इसको जो है 1985 में इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल डेवलपमेंट के लिए जो है इसको डेवलप किया गया था, इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था, और इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में है, सार्क का। क्लियर? तो सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, इसमें 8 साउथ एशियन नेशन कंट्रीज हैं। यूएनसीटीएडी ये जो है लीस्ट डेवलप कंट्रीज या फिर जो डेवलप कंट्रीज हैं उनको असिस्ट करने के लिए बनाया गया था, जिससे कि वो ग्लोबल इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट हो सके, उसका बेनिफिट उनको मिल सके। वहीं पर जो डब्ल्यूटीओ है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है डेवलप किया गया था, ये जो है डिफरेंट रूल्स डेवलप करती है, फॉर्म करती है टू ट्रेड बिटवीन नेशंस। क्लियर? और वहीं पर गैट यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, इसी को हटाकर डब्ल्यूटीओ यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेटअप किया गया है। तो 2025 में जो यूएसए ने इंक्रीज किया है टैरिफ को, ये किस इंस्टीट्यूशनल की वैलिडिटी को कम करता है? तो जाहिर सी बात है डब्ल्यूटीओ, क्योंकि डब्ल्यूटीओ ही है जो कि डिफरेंट नेशन के बीच में जो ट्रेड होता है उसको लेकर रूल्स को बनाती है, रूल्स से डील करती है। तो इसकी वैलिडिटी को ये कम करता है। क्यों? क्योंकि भाई डब्ल्यूटीओ तो कहता है कि सब लोग फ्रीली जहां तक पॉसिबल हो सके फ्रीली ट्रेड करें, लेकिन यूएसए अपनी मनमर्जी से जो है वो बढ़ाया चला जा रहा है, टैरिफ डिफरेंट कंट्रीज के ऊपर टैरिफ इंपोज किया जा रहा है। क्लियर? तो ये
WTO के इंस्टीट्यूशनल वैलिडिटी को कम करता है। तो ऑप्शन 1 WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन फंक्शंस ऑफ RBI। तो आपको ये बताना है कि नीचे दिए ऑप्शन में से कौन सा मेन फंक्शन है RBI का। ऑप्शन ए टू मेंटेन मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में मौद्रिक स्थिरता बनाए रखना। ऑप्शन बी टू मेंटेन स्टेबल पेमेंट सिस्टम, यानी स्थिर भुगतान प्रणाली बनाए रखना। ऑप्शन सी टू रेगुलेट द ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ मनी एंड क्रेडिट इन द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में धन और ऋण की समग्र मात्रा को विनियमित करना। या फिर ऑप्शन डी टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ मार्केट एंड सिस्टम, बाजारों और प्रणालियों के वित्तीय बुनियादी ढांचों के विकास को बढ़ावा देना। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा फंक्शन है RBI का। एक है ए है, बी है, सी है, डी है, या फिर सारे के सारे हैं। तो देखिए ये सभी के सभी क्या है, फंक्शंस हैं RBI के। ये सभी के सभी क्या है, RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शंस हैं। देखिए इशू ऑफ करेंसी RBI करती है। बैंकर टू बैंक यानी कि बैंक को अगर लोन चाहिए होता है तो RBI प्रोवाइड करती है। बैंकर टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के जो भी अकाउंट्स होते हैं उनको RBI जो है हैंडल करती है। ये क्लियरिंग हाउस का काम करती है। ये मॉनेटरी पॉलिसीज जो है वो बनाती डेवलप करती है जिससे कि स्टेबल पेमेंट सिस्टम जो है वो बना रहे। ये वॉल्यूम ऑफ मनी और क्रेडिट जो है इकोनॉमी में उसको कंट्रोल करती है कि इकोनॉमी में कब ज़्यादा पैसा जाना चाहिए, कब कम पैसा जो है होना चाहिए। भाई इन्फ्लेशन बढ़ रहा है यानी सबके पास पैसा ज़्यादा आ गया है तो वो क्या करती है, लोन को महंगा कर देती है, इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर देती है। लोगों के पास पैसे की कमी है, मार्केट इकोनॉमी में पैसा कम है तो वो जो इंटरेस्ट रेट होता है उसको घटा देती है जिससे कि सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लें। क्लियर। तो इस तरीके की मॉनेटरी पॉलिसीज को डेवलप करती है RBI। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 A B C and D, यानी A B C and D ये चारों ही फंक्शन है RBI के। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। यहां पर आपको दो लिस्ट दिए गए हैं। लिस्ट 1 में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के नाम दिए गए हैं, नाबार्ड, SFC, IDBI और SIDC। वहीं पर लिस्ट 2 में उनके फंक्शंस दिए गए हैं। तो आपको करेक्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को करेक्ट फंक्शन से मैच करना है। क्लियर। तो यहां पर देखिए लिस्ट 1 में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या है, ए नाबार्ड। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, आपको अगर इन चारों की फुल फॉर्म पता है तो आप आसानी से इनके फंक्शंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर। तो ए है नाबार्ड। नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो आप लिस्ट 2 में देखेंगे ऑप्शन नंबर 3, लिस्ट 2 में ऑप्शन नंबर 3 देखिए अपेक्स इंस्टीट्यूशन फॉर फाइनेंसिंग एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर। तो कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो कि एग्रीकल्चर रूरल सेक्टर को फाइनेंस करने के लिए बनाया गया है, तो सीधा सीधा नाबार्ड। नाबार्ड का फुल फॉर्म ही है नेशनल बैंक ऑफ फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसी तरीके से अगला है लिस्ट 1 का SFC। SFC का मतलब होता है स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, जो कि एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, स्मॉल स्केल यूनिट्स के लिए जो है ये डेवलप किया गया है, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए प्रोवाइड करता है और स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन यानी कि स्टेट लेवल का है। तो आप लिस्ट 2 के ऑप्शन नंबर 4 को देखें तो वहां पर क्या है, सेटअप टू असिस्ट स्मॉल स्केल यूनिट फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन एट स्टेट लेवल। तो SFC यानी लिस्ट 1 के बी का करेक्ट मैच क्या होगा, लिस्ट 2 का 4। वहीं पर लिस्ट 1 का जो सी है IDBI। IDBI का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बैंक बनाया गया इंडिया में। क्लियर। तो लिस्ट 2 का जो पहला है आप देखेंगे क्या है, एपेक्स इंस्टीट्यूशन टू प्रोवाइड क्रेडिट एंड फाइनेंस फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन द कंट्री। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, कंट्री में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए वो कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो कि प्रोवाइड करता है क्रेडिट और फाइनेंस, तो जाहिर सी बात है IDBI। उसको सेटअप इसीलिए किया गया है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो लिस्ट 1 का जो सी है वो लिस्ट 2 के 1 से मैच करेगा। बचा लिस्ट 1 का डी, वो सीधा सीधा लिस्ट 2 के 2 से मैच करेगा। SIDC क्या है, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, यानी कि स्टेट में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए ये जो है सेटअप किया गया था SIDC। तो सेटअप टू प्रमोट रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड टू ब्रिंग अबाउट बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट बाय असिस्टिंग बैकवर्ड एरियाज इन पार्टिकुलर। तो ऑप्शन डी का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, लिस्ट 2 का 2। क्लियर। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस। तो ऑप्शन नंबर 3 आप देखेंगे, ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर आपको बताना है कि
specifies the minimum fraction of the total deposit of customer which commercial bank have to hold as reserve either in cash or as deposit with the central bank। तो आपको बताना है कि वो कौन सा टर्म है जो ये शो करता है कि कॉमर्शियल बैंक को अपना पैसा जो है उसका कुछ हिस्सा जो है एज अ कैश जो है वो सेंट्रल बैंक के साथ डिपॉजिट रखना पड़ता है। वो कौन सा टर्म है जिसको ये डिनोट करता है, जहां पर कॉमर्शियल बैंक को अपने रिजर्व का कुछ हिस्सा एज अ कैश और डिपॉजिट सेंट्रल बैंक के साथ रखना पड़ता है। तो देखिए पहली बात तो स्टेटमेंट में ही दिया गया है रिजर्व का, होल्ड रिजर्व आइदर इन कैश और डिपॉजिट। तो आप चारों टर्म देखेंगे तो सिर्फ एक ही टर्म है जिसमें रिजर्व आ रहा है, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो। लेकिन हम यहां पर सभी को एक एक करके देख ले। तो देखिए सबसे पहला टर्म है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये क्या होता है? इट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ बैंक्स टोटल डिपॉजिट दैट इट मस्ट होल्ड इन लिक्विड एसेट्स लाइक कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। यानी कि SLR यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो वो रेशियो होता है, यानी कि वो मिनिमम परसेंटेज होता है जो कि बैंक के टोटल डिपॉजिट का इतना जो है कम से कम उसको अपने यहाँ पर एसेट्स के रूप में यानी कैश, गोल्ड या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में रखना पड़ता है। क्लियर? ये रेशियो कौन डिसाइड करता है? RBI डिसाइड करती है। वहीं पर अगला टर्म है CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो। यहां पर क्या होता है? इट इज द मैंडेटरी परसेंटेज ऑफ बैंक्स टोटल डिपॉजिट दैट मस्ट बी हेल्ड एज कैश रिजर्व विद द सेंट्रल बैंक। यानी कि ये मैंडेटरी है कि कम से कम बैंक के जो टोटल डिपॉजिट है उसका कम से कम कुछ परसेंटेज जो है वो सेंट्रल बैंक के साथ यानी RBI के साथ एज अ कैश रिजर्व रखना पड़ेगा सभी बैंक को। वहीं पर अगला टर्म है रेपो रेट। रेपो रेट इज द interest rate at which country's central bank lends money to commercial bank for short term period। यानी कि बैंक के शॉर्ट टर्म नीड्स को फुलफिल करने के लिए RBI जब बैंक को लोन देती है, RBI जब बैंक को लोन देती है तो वो जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है उसको हम रेपो रेट कहते हैं। वहीं पर अगला टर्म है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है कि वो इंटरेस्ट रेट जिसपे सेंट्रल बैंक बैंकों से पैसा बोरो करती है, वो इंटरेस्ट रेट जहां पर सेंट्रल बैंक से पैसा बोरो करती है, और वो इंटरेस्ट रेट जहां पर सेंट्रल बैंक को लोन देती है तो वो रेपो रेट है, और जब बैंक से सेंट्रल बैंक लोन लेती है तो उसको हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। क्लियर? तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि वो टर्म बताइए जो ये डिनोट करता है कि कॉमर्शियल बैंक को अपने रिजर्व का कुछ हिस्सा कैश या फिर डिपॉजिट के रूप में सेंट्रल बैंक के साथ रखना पड़ेगा। तो दैट इज ऑप्शन 2 कैश रिजर्व रेशियो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा परक्राम्य पत्रक नहीं है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। देखिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है? इट इज अ साइंड रिटन डॉक्यूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? एक साइंड रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो कि प्रॉमिस करता है टू पे अ स्पेसिफिक सम ऑफ मनी आइदर ऑन डिमांड और एट अ फ्यूचर डेट टू अ नेम्ड पर्सन और द बियरर। यानी कि जिस भी पर्सन के पास वो इंस्ट्रूमेंट होगा या फिर उस इंस्ट्रूमेंट पे जिसका भी नाम होगा उसको स्पेसिफिक सम ऑफ मनी किसी स्पेसिफिक डेट पे मिल जाएगा। क्लियर? तो उसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो सबसे पहला ऑप्शन है बिल ऑफ एक्सचेंज। देखिए बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? इट इज अ रिटन ऑर्डर टू पे ए सम ऑफ मनी टू ए पर्टिकुलर पर्सन ऑन अ पर्टिकुलर डेट। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है कि यहां पर एक जो है ऑर्डर होता है, रिटन ऑर्डर होता है जहां पर कुछ सम ऑफ मनी जो है पर्टिकुलर पर्सन को पर्टिकुलर डेट पे देने की बात कही गई होती है। क्लियर? वहीं पर प्रॉमिसरी नोट है। प्रॉमिसरी नोट क्या है? ये भी एक साइंड डॉक्यूमेंट है जहां पर रिटन प्रॉमिस होता है टू पे अ स्टेटेड सम ऑफ टू अ स्पेसिफाइड पर्सन और द बियरर एट अ स्पेसिफिक डेट और ऑन डिमांड। तो ये भी क्या है? प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिस किया जा रहा है, यानी ये रिटन प्रॉमिस होता है कि जो भी इस प्रॉमिसरी नोट का बियरर होगा या फिर जिसका भी नाम इस प्रॉमिसरी नोट पे होगा उसको स्पेसिफिक डेट पे स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो मिल जाएगा। क्लियर? तो प्रॉमिसरी नोट प्रॉमिस किया जा रहा है, साइंड होता है, रिटन डॉक्यूमेंट होता है। क्लियर? वहीं पर बियरर चेक क्या है? तीसरा ऑप्शन है बियरर चेक। बियरर चेक इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पेएबल टू हूएवर फिजिकली होल्ड एंड प्रेजेंट इट एट द बैंक। तो बियरर चेक क्या है? ये एक ऐसा चेक होता है कि वो चेक जिसके पास भी होगा वो अगर बैंक में उस चेक को लेके जाएगा तो उसको पैसा मिल जाएगा। क्लियर? तो ये तीन के तीन बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट और बियरर चेक ये तीनों ही क्या है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। वहीं पर चौथा ऑप्शन है लेटर ऑफ क्रेडिट। देखिए लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? एक लेटर होता है जो कि बैंक दूसरे बैंक को इशू करती है इस चीज एज अ गारंटी। तो ये क्या है? लेटर ऑफ क्रेडिट जो है ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, क्योंकि यहां पर एक बैंक दूसरे बैंक को इशू कर रहा है
एज अ गारंटर, एज अ गारंटर कि हाँ इस पर्सन का जो है हमारे पास पैसा है और हम गारंटी लेते हैं कि ये पैसा आप ये पर्सन जो है वो आपके पैसे को चुका देगा। क्लियर। तो ये जो लेटर ऑफ क्रेडिट है नॉर्मली इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के टाइम पे, इंटरनेशनल ट्रेड के टाइम पे एज अ पेमेंट सिक्योरिटी यूज होता है, जहां पर एक बैंक दूसरे बैंक को अश्योर करती है कि आप जो है इसको पेमेंट कर सकते हो, इसको प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हो, ये पर्सन जो है पेमेंट कर देगा। अगर वो पर्सन पेमेंट नहीं करेगा तो उसकी जगह पे ये बैंक जो है पेमेंट करेगी। क्लियर। तो ये लेटर ऑफ क्रेडिट होता है। तो लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। बाकी बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट और बियरर चेक ये तीनों ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो ऑप्शन 4 लेटर ऑफ क्रेडिट यानी साख पत्र ये जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।